अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रार खड़ो और मेरे साथ है वसतुल्लाह खान और हमारी कॉल भरो तहरीक जारी है। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं और आपको कहीं मतलब जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, यहीं रहेंगे हम। पहले कॉलर है हमारे कामरान अली साहब नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर, अगर तुम वोट मुझको दोगे भाई, पनपने की नहीं कोई बुराई, ये कहना कि नाकिस है सफाई, गटर से भी अगर खुशबू ना आई। वाह वाह, एक नया फॉर्मूला है पार्लियामेंटेरियंस के लिए। बताएं। एक तो पार्लियामेंट की जो सीटें हैं उनकी तादाद 500 कर दी जाए, और सही है। दूसरा ये है कि सेल्फ फाइनेंस के ऊपर भी जिस तरह यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होते हैं, वो सेल्फ फाइनेंस का खाना भी दिया जाए, ताकि जो लोग जो मालदार हैं वो पैसों के एवज भी सीट खरीद लें। हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो लीगलाइज की जाए, और फिर उसके बाद जिस तरह लीडर यू टर्न लेते हैं, अवाम भी यू टर्न ले ले और रेफरेंडम करा के सदारती निजाम ले आए। ये कामरान फार्मूला है। ये सर मेरा फार्मूला है, कल ही मुझे वैसे ख्याल आया। कामरान भाई, मजाक के अलावा ये अच्छा फॉर्मूला है और मैं इनफैक्ट कहूँगा कि मैं तो कहता हूँ कि बहुत चीज़ें हैं जिनको आप लीगलाइज और इंस्टीट्यूशनलाइज और टैक्स करना चाहिए आपको। जैसे कि अमेरिका में फ़र्ज़ करें, जब किसी सियासतदान को कोई कॉरपोरेशन, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी तकड़ी पार्टियाँ होती हैं, वो पैसे देते हैं, वो लीगल है और वो रिकॉर्ड में आता है। तो आई मीन अगर इस तरह कोई सिस्टम हम बना लें, हाँ, और क्यों आप आपका ख्याल है कि अच्छा आइडिया नहीं है? हाँ नहीं, पाकिस्तान देखें वैसे भी लेबॉर्ट्री है, उसमें हर सिस्टम जो है उसको टेस्ट तो किया जा सकता है। हाँ, तो आई थिंक ये बुरा आइडिया नहीं है। आपने ज़ाहिर है कि एक मजाक के तौर पर पेश किया है, लेकिन मैं इसको सीरियसली इस पर मैं काम करना चाह रहा हूँ। एनीवे, अगले कॉलर है हमारे रहील अशर भाई। रहील अशर, पहले बताएं, 2 बातें हैं, 3 बातें हैं, 4? एक ही बात है। एक ही बात तो कैसे होगी यार? पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस एक ही बात करूंगा, ये जो नया आपने देखा होगा परसों से जेल भरो तहरीक, तो मेरा ख्याल अब जुम्मे को हम लोगों को कॉल भरो तहरीक शुरू नहीं करनी चाहिए आपके प्रोग्राम में जरा हटके, इसमें कॉल ज्यादा इस हवाले से बात करूंगा। मैंने यही बात की थी, तहरीक वो सुनते नहीं। मजाक ही आज लाहौर हाई कोर्ट के जज ने, वो जो जमानत के लिए गए थे उनको बोला कि जी एक दिन गिरफ्तारी करते, दूसरे दिन आप जमानत के लिए आते हैं। शाह महमूद कुरैशी के बेटे पहुंच गए, और वो जो है वलीद साहब है उनकी वालदा पहुंच गई, फिर असद उमर की बेगम भी अदालत में पहुंच गई। देखें, मैं कल पीटीआई वालों का काम नहीं है जेल वेल करना, इनका काम सिर्फ शोर शराबा करें। बेहतर ये होता कि इमरान खान वहां से जमान पार्क से लीड करके कोट अद्दू जेल तक आते और कोट लखपत जेल तक आते, और वहां तक फिर देखते कि कितनी आवाम साथ थी। तो ये मेरा आपसे सवाल, ये टाइम ज़ाया करने के अलावा इमरान खान को कुछ और नहीं है। कभी लॉन्ग मार्च करते हैं, थोड़े अर्से बाद फिर एक और लॉन्ग मार्च करते हैं। अब जेल भर तहरीक कर दी, आज गिरफ्तार हुए, कल अदालतों में पहुंच गए जमानत कराने के लिए, खुद उन्होंने अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करवाई हुई है। तो कौम के साथ मजाक नहीं हो रहा जी। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वो कौम के साथ मजाक कब नहीं हो रहा होता, निकल लिए, वो निकल गए। एनी चलें, ठीक है। असफर काजमी है कराची से। अस्सलाम वालेकुम असफर साहब। असफर आजमी, सॉरी सर जी। अच्छा, एक छोटा सा वाकया हुआ। वाकया तो खैर ख़त्म हो गया, लेकिन जो उसके बाद एक शिकायत के बाद जो एक इंसिडेंस आया वो बड़ा ख़तरनाक था। मतलब मैं गाड़ी चलाते हुए जा रहा था, छिपा वाला रॉन्ग साइड से आया विदाउट हूटर। खैर एनी आओ, मैंने उससे कहा भाई जब हूटर भी नहीं है, पेशेंट भी नहीं है, तो इस तरह मत आओ अभी रॉन्ग साइड पे। खैर उसने बदतमीजी की, ये बात ख़त्म हो गई। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसा करें कि छिपा के हेड ऑफिस से कंप्लेन करें, ताकि एक रजिस्टर्ड हो जाए, क्योंकि हम चंदा भी देते हैं। खैर जी, मैंने कंप्लेन की। कंप्लेन करने पे पहली कॉल पे तो वो पेटी भाई वाली बात आ गई कि नहीं, तो वो बचाने लग गया ना, वो कह नहीं वो तो आपने ऐसा किया होगा, ऐसा किया होगा। तो वो मेरा छिपा का जो इमरजेंसी नंबर है एम्बुलेंस वाला, मैंने उस पर कंप्लेन की। फिर मैंने कहा फ़ोन रख दिया मैंने। फिर मैंने कहा अच्छा इनके यूएन नंबर पे कॉल करता हूँ, हो सकता है कोई नया आदमी हो, बात सुन ले और इस्लाह कर ले। मैंने उस नंबर पे भी फ़ोन किया। अच्छा, उसने बस मुझे 5 सेकंड ज़्यादा दिए सुनने के लिए, चलो, और फिर वो दोबारा से उसी नुक्ते पे आ गया। अच्छा, फिर उसने एक बात की कि भाई ये तो आपका भी हो, उसका भी तो भी होना चाहिए। मैंने कहा ये बात आपने बहुत अच्छी की, तो क्यों ना ऐसा करें कि मेरा नंबर लिखें, उसको बुला लें आप। अच्छा, उसने डेविएट भी किया, मेरे पीछे वो भागा है एम्बुलेंस लेकर, मुझे उससे चेस किया। तो मैंने कहा कि उसको बुला लें आप, और फिर सामने बात हो जाएगी, और आपके पास तो पूरा ट्रैकिंग हो रही होती है, और इत्तेफाक से कैमरे भी लगे हुए तो वो देख भी लेगा। अच्छा, अब जो उसने सवाल किया ना वो बड़ा खतरनाक था। उसने कहा आपका नंबर, मैंने कहा मेरा नंबर लिखवाया, मैंने मोबाइल नंबर। आप यकीन करें, उसने विदिन अ सेकंड मुझे कहा अच्छा आपकी लोकेशन पीआईडी कॉलोनी की है।
अच्छा, मैं थोड़े से 2 सेकंड के लिए रुका और मैंने उससे कहा अपना नाम बताइए, उससे फोन बंद कर दिया। वाह, अच्छा, मेरी समझ में ये नहीं आया उससे मेरी लोकेशन कैसे पता लग गई। ये उनके पास क्या ऐसे टूल्स हैं? अगर ये टूल्स हैं तो पुराने जमाने में रेकी करने के पैसे मिलते थे। अगर ठीक है, इस ऑपरेटर को कोई पैसे दे दे- समझ गए। आपको परेशानी है कि लोकेशन कैसे पता चली? हाँ भाई, जरा यार, साहब, यार ये पहली बार सुना है कि किसी ने किसी की लोकेशन मालूम कर ली। आप बताएं। आपकी वो क्या कहते हैं, लोकेशन आपकी जो फोन पे है वो मुस्तकिल ऑन रहती है? मैं बिल्कुल उस वक्त कौन थी। उस वक्त ऑन थी ना? हाँ। तो मतलब कि इन लोग- अब यार, अब मैं वैसे नहीं जवाब दे सकता, मुझे कुछ इस पे चेकिंग करनी होगी कि कैसे होता है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं में यार, ऐसी- तुम जवाब दो। नहीं, मुझे गूगल करना होगा ना मेरे सर। लोकेशन ऑन होने के बावजूद उसको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? नहीं, आई थिंक कोई ना कोई उसके पास तो होगी ना टेक की यार, ट्रैकिंग की। अब मुझे नहीं पता कि कितना आसान है और कितना मुश्किल है यार, ये ब्रेक में मैं इसको चेक कर सकता हूँ, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि आप अपने फोन पे भी लोकेशन देख सकते हैं मेरी, अगर मेरी लोकेशन ऑन नहीं होगा। आई डोंट नो, मुझे कोई ऐप की तो जरूरत होगी ना, वो सर मैं शिफा वाला नहीं हूँ यार। एनीवे, इस पर देखते हैं सर, आपको इंशाल्लाह इसका जवाब दूंगा मैं। सॉरी, तुम जवाब देना नहीं चाह रहे हो। मेरे पास जवाब नहीं है, आप क्यों नहीं मान रहे यार? मैं भी बिलाल बशीर कहाँ से? हवाई फायर नहीं करता मैं यार इतना। हाँ, टोरंटो से बिलाल बशीर साहब। जनाब, साहब जनाब, आवाज आ रही है? जी आ रही है, फरमाइए। मैंने कहना था कि हम लोगों के पाकिस्तानियों के अखराजात हैं कोई 80 अरब डॉलर, और हम एक्सपोर्ट से भी 30 अरब कमाते हैं, और रेमिटेंसेस से भी हमें 30 अरब आया था, तो पीछे कोई 20 अरब का रह जाता है, जिसकी वजह से हमें या IMF के पास जाना पड़ता है या दोस्त ममालिक के पास जाना पड़ता है। तो अब मेरा भाई भी UK से पढ़ के आया था, तो उसने भी आगे रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट किया था। मेरा ब्रदर इन लॉ पढ़ के आया, उसने भी रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब यहाँ पे आप देखिए जो मेजोरिटी लोगों के दिमाग में आता है कि हम खाने पीने का बिजनेस स्टार्ट करें, तो इससे खाने पीने के बिजनेस से आप लोकल इकोनॉमी तो चला सकते हैं, लेकिन आप फॉरेन एक्सचेंज तो नहीं कमा सकते ना। और दूसरी बात ये कि हमें हर चीज से एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। अभी रिसेंटली हमने ट्रेन की बोगियां जो है वो चाइना से इम्पोर्ट की हैं। हाँ, जो ग्रीन लाइन ट्रेन है। जी जी जी। तो अगर हम लोग अपनी हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स में टैंक बना सकते हैं, तो उधर हम लोग इस तरह की चीजें नहीं बना सकते, ट्रेन की बोगियां या कुछ इस तरह की चीजें। अगर हम सवाल तो बहुत अच्छा बना है सर। सकते हैं, टैंक बना सकते हैं, मिसाइल बना सकते हैं, तो हम अपना इम्पोर्ट बिल इस तरह नहीं काम कर सकते कि हम बाकी चीजें भी बनाएं। हाँ ठीक है, देखें, एक जमाने में होता नहीं था यार। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, रिसालपुर और मुगलपुरा में हम बोगियाँ बनाते थे, शायद अब भी बनाते हैं, और बांग्लादेश और अफ्रीकन कंट्रीज़ हमारे कस्टमर थे। हम जो हैं जनरल इलेक्ट्रिक के जो इंजन थे, लोकोमोटिव्स थे वो, और प्लस शायद आई डोंट नो चाइनीज़ या कुछ और फ्रांस से जो इंजन मंगवाए थे, उनकी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई थी, और हम उन्हें वहाँ रिकंडीशनिंग करते थे, उन्हें रिफर्बिश करते थे, और इतनी कैपेबिलिटी भी थी कि हम कंपोनेंट्स जोड़ के नया इंजन बना लें। ये इस पाकिस्तान में होता रहा है। अब जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि ठीक है जनाब, हम आपको 100 रुपये का कर्ज़ा दे रहे हैं, आप इस कर्ज़े से हमारी ही कंपनी से बोगियाँ ख़रीदेंगे और लोकोमोटिव्स ख़रीदेंगे। अच्छा, वो आ जाएंगे, फ़ायदा उनका होगा, 100 रुपये का कर्ज़ा आपके खाते में चढ़ जाएगा। और एक और चीज़ भी है, ये है। एक और चीज़ भी है, हमने एक वक्फा लेना है, लेकिन बिलाल भाई इसमें मेरे एक दो और भी ख्यालात हैं, आपसे शेयर करूंगा आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक से पहले बिलाल बशीर साहब जो टोरंटो से कॉल कर रहे थे, उन्होंने बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि अगर हम मतलब टैंक्स बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, वो से बना सकते हैं, तो हम ये सिंपल मैकेनिक्स या ऐसी चीज़ें, ट्रैक्टर भी हो गए, कोई भी हम क्यों नहीं बना सकते? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, और जाहिर है कि इसका एक कोई जवाब नहीं है, लेकिन जो अभी मेरे जहन में आ रहा था वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक थियोरी है नियो लिबरल इकोनॉमिक्स में, आप समझ सकते हैं कि कंपेटिटिव एडवांटेज। और अगर मैं बहुत ही एक बेसिक उसकी एक्सप्लेनेशन दूं तो वो कुछ ऐसे है कि जैसे एक मुल्क ही है, कंट्री ए कहते हैं। अच्छा, कंट्री ए गंदम पैदा करती है और दूसरी कंट्री से फ़र्ज़ करो कि वो गाड़ियाँ बनाती है, तो इस इकोनॉमिक थ्योरी के मुताबिक, और ये कागज़ पे बहुत अच्छी है,
कि सही है आप गंदम अच्छी बनाते हैं तो आप गंदम पैदा करें, वो गाड़ियां बनाती हैं आप उनसे ले लें, इससे बेहतर होगा कि आप अगर आप अपनी खुद बनाएं तो वो शायद इतनी अच्छी नहीं होंगी, इतनी एफिशिएंट नहीं होंगी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन अपनी इंडस्ट्रियल बेस हमारे यहाँ हुई है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जैसी जो चीज़ें थी ना, जो हमारी स्टार्ट थी इंडस्ट्रियल बेस, उसको हम आगे नहीं ले गए इसी चक्कर में कि यार जब बाहर से माल बेहतर मिल रहा है हमें खुद डेवलप करने की ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत इसलिए होती है कि जब आप एक शोबे में दाखिल होते हो तो फिर चीज़ें खुलती हैं वहाँ से ना। जैसे आपने एक इंजन बनाया, इसका मतलब है कि आगे जाते हुए आप एक बेहतर इंजन बना लेंगे, यू नो, यू विल लर्न एंड यू विल गेट बेटर। और आजकल हमने देखा है दुनिया में जो सप्लाई चेन्स में शॉक्स आए हैं, जो हम अब बिल्कुल एक इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बन गए हैं। अगर हमने अपनी जो बेबी इंडस्ट्रीज थी उनको बड़े होने देते, हाँ ये नहीं कि सिर्फ सब्सिडी दो सब्सिडी दो सब्सिडी दो, थोड़ा सा कंपटीशन में भी आने दो, गलतियां भी होंगी, बुरे प्रोडक्ट भी बनेंगे, लेकिन फिर बेहतरी आएगी। अगर हमने किया होता तो इस वक्त हम शायद इस नेज पर ना। अब देखिए ना, आज ईरान जो है कार बना रहा है, हालांकि कितनी पाबंदियां हैं मगर उसकी गाड़ी जो है वो अच्छी है। अच्छा वो करोला के बराबर नहीं अच्छा, होगी, लेकिन कोई बात नहीं। उनका जो सवाल था ना कि जी हमने दूसरों की मोहब्बत के चक्कर में अपनी इंडस्ट्री जो है उसकी वो उस पर झाड़ू फेर दी। मुझे वो ईस्ट इंडिया कंपनी याद आ रही है कि बंगाल में जो मलमल होती थी तो उन्होंने मैनचेस्टर की इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए इनके अंगूठे कटवा दिए थे यहाँ के कारीगरों के। तो यहाँ अब उसको मॉडर्न अगर वर्जन 21st सेंचुरी में देखें तो ये हम अपने अंगूठे कटवा रहे हैं बेसिकली इस तरह की इंडस्ट्री उनको खुश करने के लिए कि 4 पैसे हमें मिल जाए, 4 पैसे हमें। और इन द लॉन्ग रन ये कॉलोनी बनने वाले मसाइल हैं। हाँ ये मतलब इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इसमें आप किसी सुपर पावर अपने आप को कॉलोनाइज किसी सुपर पावर का बैकयार्ड होंगे, उसमें वो अपनी मर्जी की फसलें और इंडस्ट्री वगैरह लगाएगा, डंपिंग ग्राउंड बनाएगा, और उसके बाद ये है कि आप तो ऐसा ही है बिलाल भाई। वैसे 100% मैं आपसे अग्री करता हूँ इस बात। शैला चौधरी हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं आपसे 2 बहुत इम्पोर्टेंट बातें बल्कि सवाल करना चाहूँगी। नंबर 1, कोरोना जब हमारे मुल्क में पहुँचा तो सबने बहुत एहतजाज किया कोरोना, और जैसा कि आपका प्रोग्राम है, आप जहर में घोल के प्यार से ऐसी बात कर देते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगती है। तो एज एन एजुकेशनिस्ट मैं आपसे आई वुड लाइक टू पुट अप दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ बोथ ऑफ यू कि क्यों सबने एहतजाज किया और टीचर्स ने एहतजाज क्यों नहीं किया कि हमारा बिजनेस खोलो? क्यों वो कंफर्ट जोन में चले गए? और उसका नतीजा 3 साल बाद हमें ये जो मैं नाम नहीं लूँगी, एथिकल कंसिडरेशन को ज़हन में रखते हुए ये जो यूनिवर्सिटी में हुआ है, इस तरह के पाकिस्तान एजुकेशन में डिफ़ॉल्ट कर गया। नहीं मैं समझा नहीं। क्या किस इशू की जानिब इशारा है, थोड़ा खुल के बताएंगे आप? मैं खुल के बता सकती हूँ अगर आप इजाज़त दें कि मैं यूनिवर्सिटी का नाम ले ले जी। ये जो इखलाक से गिरा हुआ क्वेश्चन किया है इंसेस्ट के हवाले से दिनों, वो कॉमसैट्स वाला। तो जी बिल्कुल कॉमसेट वाला। अब मैं खुल के आती हूँ, यानी कि हमारी पेशेंस और हमारी गैरत को चेक किया जा रहा है एजुकेशनिस्ट को। ये उसका नतीजा है कि कोरोना में हर रेडी वाले तक ने प्रोटेस्ट किया कि हमारा कारोबार खराब हो रहा है। क्यों टीचर्स नहीं बोले? क्यों एजुकेशन? अच्छा, इसको आप कोरोना के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? कोरोना से क्या ताल्लुक है? ये जो टेस्ट में सवाल कोरोना है, क्योंकि बिजनेस आजकल जिससे भी बात की जाए तो वो फिर यही कहता है कि जी कोरोना की वजह से नहीं खाने मतलब वाला मैं तो कोई आपसे पूछ खाने रहा का हूँ ना जी, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, कॉमसैट्स में जो सवाल किया गया था, मुझे पता है वो आप किस चीज की बात कर रहे हैं, इसको आप कोरोना वायरस और एहतजाज के साथ कैसे जोड़ रही हैं? क्योंकि मैं बताती हूँ, मेरा डायरेक्ट है, मैं इसको इलेबोरेट कर देती हूँ आपको। क्योंकि वो जो हमारे बच्चों का कोरोना में घर रह के डैमेज हुआ और वो ओनरशिप एजुकेशनिस्ट ने लेनी छोड़ दी, क्या ये नहीं हो सकता था? इसका हल नहीं हो सकता था कि कुछ टीम ऑफ टीचर्स एक जगह बैठ के स्कूलों में जाके अच्छे एलीट क्लासेस की बात कर रही हूँ? क्योंकि मैं नहीं, लेकिन अगेन शहरा चौधरी आप बहुत ही सवाल और कोरोना हमें समझ में नहीं आ रहा। अब ये बहुत ही दूर की कौड़ी हमें महसूस कर रही है, या तो हम नहीं समझ पा रहे हैं या कोई एलिबरेट करने में कोई मसला है। बहरहाल दोबारा देखते हैं कि किस तरह इस सवाल का
को हम समझ सकते हैं और फिर नहीं, जवाब मुझे तो देंगे। समझ आ रही। अच्छा, बाय द वे एक और चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं कि जो कॉमसेट्स वाला जो सवाल था ना, और बहुत ही अजीब और गरीब था, और मैं हाँ, अभी ये तो बहुत उसने उठा के उसने लगा कहीं दिया। से उठाया है, बिकॉज अगर आप सर्च करें ना मॉरल डायलेमा के हाँ, क्वेश्चंस, उसने एडमिट भी कर ये दिया। हाँ उसने एडमिट भी किया है, लेकिन यार खुदा का खौफ करो यार, हाँ, ये ऐसे ही चल रहा है, मतलब आपको यही मिला था सवाल। ये रैंडम चल रहा है, ये है देसी AI। हाँ हाँ हाँ, नहीं वही वो कॉपी पेस्ट कल्चर, देसी हाँ, AI ओ है। जी आई लो डाल दो। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है, फरमाइए। जी, मुझे बात करनी है कि बात अक्सर ये होती है कि नजर जरूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा, नजर जरूरत को दफन कर दिया गया है। आप मुझे ये बताएं, दो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ इमरजेंसी पर शिकस्त लगाई 3 नवंबर 2007 को। जी, जज सारे खत्म हो गए, 4 जज रह गए थे, हमीद डोगर चीफ जस्टिस बन गए। बाद में जब जज बहाल हुए 2009 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ये दिया कि ये तस्वर किया जाएगा कि जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कभी रहे नहीं। चीफ जस्टिस की जो लिस्ट है उसके अंदर उनका नाम नहीं है। डोगर कोर्ट्स को उन्होंने नॉन इनवाइट करार दे दिया, सही। लेकिन उनके फैसले जो हैं उस दौर में 1.25 साल या 1.5 साल का तकरीबन ऐसा बनता है, 1 साल 4 महीने 5 महीने, वो उसमें जो ने बहुत सारे फैसले दिए होंगे, कुछ जायदाद के होंगे, कुछ और माली मसाइल के तो होंगे, वो कलअदम नहीं हुए। तो वो फैसले जो हैं वो तो वैलिड रहे ना। तो ये नज़ीर जरूरत के तहत नहीं है कि आप एक जज को जज नहीं मान रहे हैं, उसके अंदर नाम नहीं लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस का। दूसरी मिसाल मैं दे रहा हूँ, पाकिस्तान की पहली दस्तूर असेंबली 47 से बनी। इंडिया ने 1.25 साल के अंदर 26 जनवरी 1949 को अपना आइन बना दिया। 7 साल में वो डॉक्टर साहब बेसिक मुद्दा क्या है? डॉक्टर साहब ये बताइए कि बेसिक जो है, ये सारी हिस्ट्री ज़ाहिर है मालूम है, आप जो टैग लाइन है वो क्या है, आप कंक्लूजन क्या है आपका? नजरिए जरूरत अगर मेलाफाइड इंटेंशन के तहत ना हो जी, तो बाज़ औक़ात जरूरत बनती है, ठीक है, लेकिन नहीं सुने जी, आपकी उसको वो मेलाफाइड इंटेंशन में यूज कर रहे हैं तो गलत है। बिल्कुल और सही अगर बात है। वो वाकई में बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको नजरिए जरूरत का इस्तेमाल करना पड़ता है तो सही है। हाँ, इससे कौन इनकार ठीक है, करेगा? सही है। अब इसमें पता है सर मसला क्या होता है कि कौन तय करेगा कि ये मैलिफाइड थी या बाकी जरूरत के मुताबिक थी। ये इसमें एक फिर आशा और इसका एक तरीका ये है कि इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल ही ना की जाए। ये है, लेकिन यार देखो नज़रिया ज़रूरत है ना, आपने मतलब ज़ाहिर फिल्में देखी हैं, आपने कभी वो वैम्पायर ड्रैकुला वाली फिल्म देखी है ना? अच्छा, एक फिल्म में उसको मार देते हैं, दूसरे में कोई आके वो स्टेक निकाल देता है, दोबारा जिंदा हो जाता है। जज का काम ये है कि सिर्फ टेक्निकलिटीज़ में ना घुसे, वो एनवायरनमेंट भी देख ले, वो ज़रूरियात भी देख ले, जिसकी वजह से डैमेज भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है, वो भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए फैसले में। आसिम नसीम है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वो जो तीसरे आपके साहब हैं वो नहीं है आज, वो भी मेरी तरफ। फिर भी आप सवाल कर सकते हैं। आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है सर, थोड़ा ऊंचा बोल लेंगे सर? जी 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 जरूर सर, अब आवाज़ आ रही है? बेहतर जी 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 सर, वो तीसरे साहब को भी सलाम अर्ज़ कीजिएगा जब वो आएंगे। बिल्कुल ज़रूर। तो मैं सर बहुत शुक्रिया आपका, आप जो तीनों वो साहब हैं जो कि सेम वॉइस जिनको मैं कहूँगा। तो क्वेश्चन तो नहीं है सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी दोस्त भाई यहाँ पे बात करते हैं जी कि हमारे लीडर्स ये, हमारे लीडर्स वो, जजेस ने ये कर दिया, जजेस ने वो कर दिया। तो हिस्ट्री का सर लेसन है कि गुड लीडर्स डोंट प्रोड्यूस गुड नेशन, गुड नेशंस एक्चुअली प्रोड्यूस गुड लीडर्स। तो बेहतर है कि हम जरा अपनी तरफ मुलाहिजा करें और इसके बारे में ज्यादा बात करें, बजाय इसके कि हम अपने लीडर्स को कोशिश करें। पता है बात तो आपकी सही है आसिम साहब, लेकिन पता है मसला ये है ना, ये वो है ना, वो चिकन एंड द एग वाली चीज़। हाँ, कि पहले चिकन आया था या पहले एग आया था। तो हाँ, दोनों चीज़ें साथ चलती हैं, आई थिंक। और ब्रेक भी चलता है, ब्रेक भी चलता है। वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं नसीम उस्मानी साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, ये पाकिस्तान। जनाब मेरी 2 गुजारिशात हैं सर। एक गुजारिश तो मेरी ये है कि पानी का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो हम सब पर फ़र्ज़ है। बिल्कुल है। और आपको पता है कि पानी कितना अहम है, और ये सबसे ज़्यादा जो ज़ाया पानी होता है मेरी नज़र में
हो सकता है मैं गलत हूँ, ये हमारी जहाँ वजू हो रहे होते हैं मसाजिद के अंदर, और वो वजू का पानी सारा का सारा सीवरेज में जा रहा होता है। मेरी गुजारिश ये है कि जितने हमारे महकमे हैं, वो औकाफ है या जो भी मसाजिद को डील करते हैं, वो तमाम उलमा के ऊपर ये पाबंदी लगाएं कि ये पानी सीवरेज में नहीं जाएगा। आप एक छोटा सा टैंक बना लें, उसके अंदर एक मोटर लगा लें और साथ में ही आप जो है ना कोई नर्सरी सी बना लें और वहाँ वो दरख्त उगाएं और मोहल्ले में वो दरख्त लगवाएं। जितने मदरसे के बच्चे हैं, जितने दूसरे हजरात हैं वहाँ के, वो इसमें शामिल हों ताकि एनवायरनमेंट भी हमारा ठीक हो और ये चीज़ भी। दूसरी मेरी गुजारिश मेरी ये है कि मुल्क जो है माशी तौर के ऊपर बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है, इसलिए कि हम अपना टैक्स अदा नहीं करते। इसलिए कि जब हम दुकानदारों से टैक्स की बात करते हैं वो हड़तालों पे चले जाते हैं। तो इसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप मोची से लेके मजदूर से लेके सबको टैक्स के नेट में लेकर आएं, उनका एक शनाख्ती कार्ड बनाएं बाकायदा, और उसके बाद उनका जो रिफंड बनता है, देखें मेरा एक मजदूर जो है वो रोटी के ऊपर भी 18% टैक्स देता है, वो एक माचिस की तीली के ऊपर भी 18% टैक्स देता है, उसको तो बेचारे को कुछ भी नहीं मिलता जो 10,000 20,000 रुपए कमाता है। तो बेहतर ये कि रिफंड का कोई सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि वो दुकानदार से रसीद ले, हर महीने वो रसीद जमा कराए जाकर अपना, और उसके ऊपर जो उसका टैक्स बनता है वो उसको SBR जो है ना रिफंड करे। इससे क्या होगा कि दुकानदार का कैश मालूम होगा कि इसका कितना मंथली जो है ना ये इनकम हो रही है इसको। इससे दुकानदार भी मजबूर होगा, जब वो रसीद देगा अपनी दुकानदारी चलाएगा और वो टैक्स नेट में खुद ब खुद आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि हमें इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, हमें लोकल गवर्नमेंट की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। हम उलझे हुए हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के ना, हम उलझे हुए हैं दूसरे चक्रों के अंदर। खुदा के वास्ते इस कौम को यहाँ से निकाल कर सही मायनों, और आप लोग इतना काम कर रहे हैं, मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करता रहता हूँ, अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत फरमाए और आपके कलम में और तासीर दे। भाई क्या कहने सर, दिल खुश कर दिया दिस इज कॉल ऑफ द डे, या कॉल ऑफ द डे। और मतलब हमारे यहाँ तीसरी कुर्सी अभी खाली है, मैं चाह रहा हूँ कि आप यहाँ आके बैठ जाए, मजाक के अलावा। अच्छा, ये जो आपने बात की ना वजू के पानी की, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इनफैक्ट ये मैंने अपनी वो लिस्ट में शामिल किया हुआ है कि किसी दिन ये भी काम करना है। यहाँ कराची शहर में कम से कम एक मस्जिद को मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल है कि FB एरिया में है, नॉर्थ नाज़िमाबाद में इधर ही कहीं है, वो लोकेशन है, वो ढूंढना है, वो रिसाइकल करते हैं, जहाँ पर पूरी रिसाइकलिंग होती है। अच्छा, आपने तो तजवीज़ दी ना कि टैंकी में, और ये वहाँ पर एक चीज़ होती है, अब इसको आप गूगल भी कर सकते हैं और इस पर हमने शोज भी मेरे ख्याल को 5-6 दफ़ा किए हैं। सो कहते हैं ग्रे वाटर रिसाइकलिंग। ठीक है, जैसे पानी है ना, आपने सिर्फ हाथ धोया, वो गंदा तो नहीं हुआ, तो उसको कुछ रेती बजरी कोई प्रोसेस होता है, कोई ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं है, बड़ा आसान है, जिससे वो साफ़ हो जाता है। फिर आप उसको दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम है। इसको आप घर की सतह पे भी कर सकते हैं, जो बिल्कुल मसाजिद में जितना पानी इस्तेमाल होता है वो तो बहुत उसकी ज़्यादा तादाद है, उसमें भी इस्तेमाल होता है। और जहाँ तक आपकी टैक्स की बात है, तो मतलब क्या कह रहे हैं? हाँ नहीं, वो आप देखें ना, आपने मजदूर की वो दे 18%, नहीं उसको रिफंड क्यों ना मिले? रिफंड मिलना चाहिए। मुझे कोई 2.5 साल से एक रिफंड के इंतजार में हूँ मैं से। अब तो उस रिफंड की कीमत भी 1/3 रह गई। हाँ, अब तो वो रिफंड भी नहीं है। चलें, बहरहाल शायद किसी दिन मिल जाए, क्या पता। मुख्तार वेल डन नसीम साहब। मुख्तार अहमद साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए मुख्तार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अगर टीवी ऑन है तो बंद कर दें सर, इस तरह नहीं होगा। बिल्कुल ऑन नहीं है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जरार भाई, सर आप पहले सोच लें क्या बात करनी है। मुझे 2-3 बातें करनी है। जी फरमाइए फरमाइए। तो ये कि E = MC²। हाँ जी। पूरी जिंदगी लग गई, समझ में नहीं आई। ChatGPT ने 10 मिनट में बता दिया मुझे। क्या बात है। ठीक है। अच्छा, तो मैं वो इसलिए किया कि आपने अभी 2-3 मरतबा गूगल का नाम लिया कि गूगल का जमाना गया। सर बिल्कुल जरार भाई मान गए सर, मान गए। दूसरी बात ये कि मैं आपकी तलाश में उस वक्त से हूँ। 3 साल पहले MBS के बारे में आपने एक आर्टिकल लिखा था, डॉन के बारे में, कि वो एक जगलर है जिसके दोनों हाथों में बम है। हाँ, लेकिन बच उस गया। वक्त से मैं आपकी तलाश में, मजा आ गया। थैंक यू। तीसरा ये खान साहब को बोलना है, पिछले हफ्ते से BBC पे इनका आर्टिकल पढ़ के वो नागन वाला जुमला, मजा आ गया। खान साहब जो नागन को सीटी मार के बुलाते हैं कि जानेमान कहाँ जा रही है,
हमको डस के जाना। तो एक खान साहब आपके कॉलम का और दूसरा मोहम्मद हनीफ के कॉलम का बड़ा शुद्ध से इंतजार रहता है BBC पे जाने का। सिर्फ एक ही जो वो काम है कि वसतुल्लाह खान का कॉलम पढ़े या मोहम्मद हनीफ का कॉलम कभी निकल रहा है। जी जी, दो बातें। थैंक यू फॉर द करेक्शन। गूगल का जमाना हो गया है पुराना, अब क्या है? अब ChatGPT है यार। मैं इस पे प्रोग्राम करेंगे हम इंशाल्लाह। अब क्या ब्रेक ले लेते हैं। हाँ। वेलकम बैक जी। अगले कॉलर हैं नवीद अहमद साहब रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, मेरी 4 तजवीज़ें हैं, प्लीज काइंडली इनको नोट करें और उसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट कर लें तो बेहतर हो सकती हैं सारी कौम के लिए। फरमाइए। तमाम कौम इस वक्त माशी तौर पर बहुत परेशान है सर। जिस तरह जुनेजो दौर में शुरू हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम पूरे पाकिस्तान में ये कह दिया जाए हर शख्स 1000 सीसी तक गाड़ी रख सकता है। इसके ऊपर जो गाड़ी रखेगा 1300 सीसी गाड़ी रखता है उस पर 10,000 पर मंथ टैक्स लगे। जो 1500 सीसी रखते हैं उसके ऊपर 15,000 पर मंथ लगे। जो 2000 सीसी उसको 20,000। ठीक है। ये टैक्स अगर ये नाफिज हो जाता है ठीक है तो आपका पेट्रोल कम से कम 200 रुपए फी लीटर तक आ जाएगा। ठीक है, नंबर 1 ये हो गया। दूसरी तजवीज़ ये जनाब, जो ग्रेड 17 से ऊपर कम जो हर शोबे हैं जिंदगी से, ये नहीं होगा कि ये वजीर तनख्वाह नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। इनकी जो पेंशन हैं, जो रिटायर्ड है, उनकी पेंशन में 50% कटौती बिल वक्त शुरू कर दी जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरी कौम इस वक्त परेशान है तो हर बंदे को कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक। थर्ड थिंग ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो है उसको फ्लैट रेट मुकर्रर किया जाए। 20 रुपए करना है, 22 रुपए करना है, 25 रुपए, उसके अंदर कोई ये अलग टैक्सेस कोई नहीं होंगे। जिसके घर में एक AC लगा है वो 5,000 रुपया पर मंथ दे। जिसके घर में 2 AC लगे हैं, ये शॉप पे 2 AC लगे हैं, वो 10,000 पर मंथ। जिसके पास 3 है वो ठीक है, समझ गया। वही गाड़ी वाला हिसाब लेकिन ACs में। ठीक है, आगे। हाँ, ये चाहे वो सरकारी दफ्तर है। समझ गया। जी, चौथी तजवीज़ सरकार ये है मेरी कि जिस तरह हमने ये टेलीकम्युनिकेशन में PTCL की इजारादारी तोड़ी है, इस तरह वापडा की इजारादारी तो तोड़ दी जाए। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह मोबिलिंग आया, जैज आया, जोंग आया, इन्होंने अपने रेट्स दिए लोगों को कि जो शख्स, जो पार्टी, जो कंपनी बनाना चाहे बिजली बनाए। समझ गया। वो अवाम इसको आई थिंक आसान अल्फाज में इसको कहते हैं डीरेगुलेशन ऑफ द पावर इंडस्ट्री। इसकी आप बात कर रहे हैं। वक्त कम है, सॉरी आपकी बात काट रहे थे इसलिए। नवीद साहब एक एक करके जाते हैं। पहली जो है मेरा ख्याल है कि ये तो होनी चाहिए, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। अब वो 5,000 हो, 10,000 हो या आप इसका कोई और फॉर्मूला निकालें, वो एक अलग बात है। पेंशन्स की आपने बात की तो अजीब बात है कि कुछ 2-3 रोज़ कबल ही इस पे कॉन्वर्सेशन मेरी चल रही थी किसी के साथ, और उन्होंने काफ़ी एक टेक्निकल एनालिसिस भी दिए हैं कि पेंशन का बोझ जितना बड़ा है ना, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। सीधी बात है, कौमी ख़जाना नहीं बर्दाश्त कर सकता और मेरे ख्याल प्राइवेट पार्टीज़ भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो इसका 2-3 मुतबादिल तरीके दिए थे कि कुछ एक तो वो प्रोविडेंट फंड किस्म की चीज़ हो, फिर एक चीज़ होती है कि आप पेंशन आपकी इन्वेस्ट होती है मनी मार्केट्स या म्यूचुअल फंड्स में, सेफ इन्वेस्टमेंट्स में, मतलब स्टॉक मार्केट के सट्टे की बात नहीं हो रही। तो इस तरह का भी मॉडल बनाना होगा। जहाँ तक ये बिजली और एयर कंडीशनर्स की बात है तो सर देखिए, सिर्फ एयर कंडीशनर लगाने पर नहीं होना चाहिए, कंजम्पशन की बात होती है। तो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त जो स्लैब्स का सिस्टम है वो इसी तरह है कि अगर आप फर्ज करें कि आप मतलब 1000 यूनिट से ज़्यादा बना रहे इस्तेमाल कर रहे हो, फ्लैट रेट में ये होगा कि 200 यूनिट वाला भी उतने पैसे देगा जितना 2000 यूनिट वाला दे रहा है, तो ये ठीक नहीं होगा। अब जैसे मेरे घर में 3 AC हैं लेकिन 2 चल नहीं रहे उसमें तो मैं क्या करूंगा यार। खाका अच्छा है, इसमें थोड़ा सा हम कलरिंग बेहतर कर सकते हैं। और जहाँ तक ये डीरेगुलेशन की बात है, बिल्कुल इस पर मेरा ख्याल है गौर किया जाना चाहिए। लेकिन जब यहाँ कार्टेल्स बन जाती हैं। हाँ, ये है, लेकिन उसको भी ना थोड़ी सी वो क्या कहते हैं ना, शराइत और ज़वाबित लागू उस पर करने होंगे। लेकिन बुनियादी पॉइंट्स मेरा ख्याल है कि काबिल गौर है। रफीक मुगल साहब हैं चकवाल से। सर साहब जी, टाइम कम है, बिल्कुल प्रिसाइज रहिएगा। हाँ, अच्छा, उस पे ये जी कि ज़रार खोड़ो साहब ने आगे एक जो काम सेट का इशू था ना, सिर्फ कॉपी पेस्ट का ये इशू नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो कोरोना के अंदर वो मोहतरमा ने जो कॉल की थी ना, उसमें ये था कि जो हमारी इखलाकियात का जनाजा क्लास 2 से लेकर मतलब आप BSc तक निकल गया। मतलब वो सिर्फ ये नहीं था कि इंटरनेट का अनफ्लो, मतलब अनकंट्रोल अनफ्लो जो आया, उसका नुकसान ये हुआ कि ये आपको एक क्लासिक एग्जांपल मिल गई है कि बच्चों के दिमाग में, क्योंकि वो टीचर है ना, BSc इंजीनियरिंग का टीचर है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है,
लेकिन ये इनफैक्ट ये 2 साल के पिछले ये ऑनलाइन का जो ट्रैफिक का जो अनकंट्रोल किस्म का जो फ्लो है ना जी, अब हर बच्चा तो अब क्या करें, क्या करें? बच्चों ने तो नहीं बनाया था ना ये ऑनलाइन के सवाल। फ्लो के साथ क्या करें? सवाल तो प्रोफेसर ने दिया, रोक दें, बंद कर दें। हाँ एग्जैक्टली, उसका सेंसर या उसको कंट्रोल करके उसकी अखलाकियात के जो मामलात हैं जो हमें मतलब अब ये बड़ी डिबेटेबल बात है, अखलाकियात कौन मुल्क से बनेगा, क्या है अखलाकियात है ना सर, वो कोरोना की वजह से शायद खराब नहीं हुई, और ये अखलाकियात 75 साल से ख़राब चल रही हैं। जब अफवाह की ख़वातीन स्कूल कायम कर रही थी तब भी जो है पोस्टर लग रहे थे कि अफवाह की जो मगरिब ज़दा फैशनेबल ख़वातीन है, हाय हाय, ये तब से कहानी चल रही है अखलाकियात की। जी मिसेस मुमताज़ कुरैशी हैं कराची से, बहुत दिनों बाद आई हैं मिसेस मुमताज़। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम भाई, कैसे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरी तरफ अस्सलाम। से आप दोनों भाइयों को बहुत बहुत सलाम। और जी वालेकुम सलाम। आपको आवाज आ रही जी है? जी 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 फरमाइए। मैं कह रही हूँ इमरान खान क्या इन तहरीकों के पीछे लगा हुआ है, जेल भरो। मेरा तो ख्याल है क्या मुल्क बचाओ तहरीक नहीं चला सकते? मुल्क बचाओ वरना फिर डूब मरो, वरना फिर कुछ और पता नहीं, समझ नहीं आता कि मुल्ला कर क्या रहा है। आप मुझे बताइए मुल्क किस मोड़ पर है, महंगाई किस कदर है? आप यकीन जाने के हम लोगों ने अपने गोश्त खाने में कम कर दिया, हर चीज को कम कर दिया, बिजली एयर कंडीशन चलाने सब चीजों को। इन चीजों की तरफ आप लोगों को लगाए, ना कि बेवकूफों की तरफ लोगों को बेवकूफी में तरफ ला रहे हैं। आपने देखा इस तारीख का क्या मतलब निकला? अब इसका मतलब है लोग भी समझ रहे हैं कि बेवकूफ बनाता है। अब मेरा ख्याल है इसको ये डूब मरो स्कीम तहरीक चलानी चाहिए। डूब मरो स्कीम इनकी हो तहरीक हो, या बेवकूफ बनाओ लोगों को, या फिर मुल्क बचाओ। मेरा ख्याल है हमें सोच समझ के इसकी बातों में आना चाहिए। मैं ईमान से बहुत परेशान हूँ। 82 ईयर्स की एज मेरी हो गई है, मैं इतनी परेशान हूँ, तबीयत खराब रहती है। आज मैंने बड़ी मुश्किलों से आपके लिए टाइम निकाला, मैंने कहा कुछ हो जाए। आज मैं अपने भाइयों से बात जरूर करूंगी। बहुत शुक्रिया मिसेस मुमताज। डूब मरो स्कीम मुझे अच्छी लगी है। देखिए आबादी भी काबू में आ जाएगी इस तरह। सिर्फ थोड़े से वो पानी का इशू होगा, पानी कहाँ से ढूंढे? बस ठीक है, चुल्लू पर पानी तो मिल ही जाता है। मंडे तक गौर कर लेते हैं। चलिए मंडे तक गौर करते हैं। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा।